ओके गाइस, अब कर दो आप आवाज बिल्कुल बंद। कॉर्नर में बैठे दो लोग, कर दीजिए आवाज बिल्कुल, आप फोन कर दीजिए बंद। आवाज तो बंद ही है क्योंकि फोन चल रहा है, फोन भी बंद कर दीजिए। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका आज पहला दिन है, मतलब अभी क्या होगा, कुछ दिनों तक हम यही करने वाले हैं, अगले 7-8 दिन तक। कोई भी आए ना तो अपने को यही बोलना है कि अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आज अपन ने कल कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज भी अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, 5-7 दिन तक अपन पढ़ेंगे, लेकिन सामने वाले को यही बोलने का, ताकि सामने वाला कॉन्फिडेंटली बैठ तो पाए कि हाँ यार कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। नहीं तो पहले दिन ही वो सोचेगा अरे बाप रे तो आगे निकल गए, क्या पढ़ूंगा मैं, कैसे पढ़ूंगा। तो अपने को 3-4 दिन तक सबको यही बोलते जाना है कि अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। ओके, एक्चुअली हमने कल तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेन्युइनली नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, हमने जेन्युइनली कल कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ ये समझा था कि कैसे हम हमारी इस जर्नी को परस्यू करेंगे और कैसे हम अकाउंट्स को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कैसे मॉड्यूल रेफर करेंगे, कैसे हम हमारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बारे में एक बेसिक डिस्कशन हमारा हुआ था। सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक डिस्कशन हुआ था कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने रहेंगे। अब हम फाइनली आज से हमारा डिस्कशन, या मैं बोल सकता हूं हमारा सिलेबस वाली बात हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हम लोगों को समझनी है, और उसका रीजन मैंने कल आपको बताया भी था कि भाई अकाउंट्स है और अकाउंट्स आपको सीएसडब्ल्यूटी में नहीं पढ़ाया, तो आपके लिए गैप ईयर हो गया है और उस गैप को हमको फिल करना पड़ेगा, और इसीलिए थोड़ा सा बेसिक हम लोगों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलो एक काम करते हैं, हम आज का हमारा डिस्कशन सबसे पहली एक छोटी सी बात से ही करते हैं, और ये क्या है सर, इस वर्ड का मीनिंग बताओ। व्हाट इज अकाउंट्स? चलो सर बहुत बेसिक है। अरे सर कैसी बात करो, हम कॉमर्स के बच्चे हो, हम सब अकाउंट्स का मीनिंग पूछ रहे हो। जी हाँ, क्या होता है अकाउंट्स और अकाउंटिंग, हम बोले तो क्या होता है अकाउंट्स और अकाउंटिंग? जी मैम बताएंगे आप? जी हाँ हाँ, आप बताइए ना, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी अकाउंट्स का मतलब क्या? Okay, we keep the books of the particular business. That particular thing is called accounting. So what is the books of the business? General and ledgers and everything. Okay. Anything else? एक वो एक डेफिनेशन तो 11वीं-12वीं में भी तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैं बताता हूँ कौन सी वाली। वो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ब्ला 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 ब्ला। नहीं, मेरे को 3 इडियट्स वाला सीन याद आ रहा है, जब पहले दिन आमिर खान क्लास में बैठा था और उनके प्रोफेसर ने उससे बोला था मशीन की डेफिनेशन बताओ। मैं वो वाला प्रोफेसर बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जो आमिर खान बोलना चाह रहा था वैसे ही आप बोलो, एकदम सिंपल और 4-man लैंग्वेज में, ताकि सब लोगों को ये बात समझ में आ जाए। और मैडम ने जो बोला बहुत सही बोला, लेकिन सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बोलूं, अकाउंटिंग समझना है ना, तो या तो घर में आपकी मॉम समझा सकती है, या अगर आपकी एज ग्रुप की बात करें तो आपकी गर्लफ्रेंड समझा सकती है। ही नहीं, ही नहीं, ही नहीं सर, मतलब उसने पहले ही हार मान ली कि अकाउंट मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोला गर्लफ्रेंड समझाएगी, और गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। बना सकते हैं फिर समझना, मतलब घर वालों को ये बोल सकते हैं कि गर्लफ्रेंड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अकाउंट समझना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट ये है कि अब आपको तो मेरे को एग्जाम्पल ही समझ नहीं आया, मम्मी वाला आप चले जाओ ना, आप मॉम के हो जाओ, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड के हो जाओ, ठीक है। चले दोनों साइड पकड़ लो, और पॉइंट क्या है समझो। मम्मी को है ना, पिछले महीने दूध वाले भैया को 20 रुपए ज्यादा दिए थे, जिसको इस महीने एडजस्ट करना है, ये भी मम्मी को इस महीने याद रहता है। मम्मी को दूध वाले भैया बोलते दीदी जी वो बिल दे दीजिएगा, तो बोलते भैया पिछली बार 20 रुपए का एडवांस दे दिया था, तो इस बार मैं 20 रुपए आपको कम दूंगी। मम्मी को भाई की छुट्टियां याद रहती है कि भाई ने कितनी छुट्टियां ली, और आखिरी महीने के एंड में पैसे काटना याद रहते हैं। मम्मी को याद रहता है कि सब्जी के भाव क्या चल रहे हैं और मार्केट में सब्जी क्या रेट में आई। मम्मी को याद रहता है कि किचन में क्या हिसाब है, मतलब कितना खर्चा महीने का किचन का बैठ रहा है। मम्मी अभी तो आप भी ठीक है, अभी तो आप कमाना चालू करो, फिर मम्मी को याद आएगा कि देख हमने तेरी पढ़ाई पे कितना खर्च किया था। अभी नहीं याद आएगा, कब याद आएगा? पढ़ाने के बाद। जब आप मम्मी को बोलो ना मम्मी मेरे पैसे, मेरी इच्छा होगी जो करूंगा, मेरी इच्छा होगी जो करूंगी, तो मम्मी बोलेगी अच्छा तेरी इच्छा, तो एक काम कर, पुराने इतने सालों के जो पैसे हमने खर्च किए चुका पहले।
मतलब अल्टीमेटली हमारी मॉम, अब गर्लफ्रेंड की बात भी तो करो सर, हम तो उसके लिए वेट कर रहे थे। कभी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? अरे हो तो बताओ ना, इसमें क्या हो गया यार, हुई है? बॉयफ्रेंड से भी मतलब, पर हाँ इधर थोड़ा उल्टा है, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं ज्यादा सही रहेगा। गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है कभी? अबे बोलने में क्या शर्म आ रही है, हाँ या ना बोलो ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड से कभी लड़ाई हो ना, तो उस लड़ाई में आप एक चीज, बहुत खतरनाक चीज ऑब्जर्व करोगे कि गर्लफ्रेंड गड़े मुर्दे उखाड़ देगी। मतलब उल्टा भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी कर सकता है, पर जनरली ये केस थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि मैं लड़का हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक जेन्युइन केस है, गूगल भी करोगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। पॉइंट ये है कि गर्लफ्रेंड आज से 2 साल पहले किस बात पे, किस लाइन पे क्या झगड़ा हुआ था, वो भी उसको याद है। हमको तो ये भी नहीं पता कि आज से 7 दिन पहले वो किस बात के लिए झगड़े थे, लेकिन गर्लफ्रेंड को आज से 6 महीने पहले, और एनिवर्सरीज, डेट्स कौन भूलता है? लड़की की लड़कियां। अरे मम्मी पापा भी बता दो कि एनिवर्सरी और बर्थडे कौन भूलता है? मम्मी की पापा? ऑफ कोर्स पापा बोलते हैं, मम्मी नहीं। देखो कोई गर्लफ्रेंड के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाह रहा कि उनको लग रहा है स्कोप खत्म हो जाएगा। यहाँ अगर बोल दिया हाँ हाँ तो सब देखना बंद कर देंगे, जो देख भी रहे हैं अभी तो ये ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं है तो है ना यार, हाँ या ना बोलो ना सीधे। प्रॉब्लम क्या है, मॉम और गर्लफ्रेंड, इन दोनों का ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इतनी जबरदस्त है कि आज से 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले क्या ट्रांजैक्शन और क्या इवेंट हुआ था, वो उनको मुंह जुबानी याद है, लड़कों को नहीं रहती याद। एक जनरल एस्पेक्ट है। मतलब अकाउंटिंग को हम सिंपल भाषा में बोले तो कुछ भी नहीं है, इट्स ए रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं, दैट्स इट। इतनी सिंपल डेफिनेशन बन सकती है। क्यों हम समझाएं कि क्या जर्नल होता है और क्या लेजर होता है, और क्यों हम समझाएं कि भैया क्या ये प्रोसेस ऑफ समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग एंड फलाना ढिकरा सब जोड़ दें? नहीं, सिंपल। अकाउंट्स क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हैं। नहीं आई बात समझ में? तो अगर हम सबसे पहले बोले कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज अकाउंट्स, सो अकाउंट्स इज द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज बेसिकली रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अकाउंट्स के लिए एक और बात बोली जाती है कि बेचारा बिजनेस कैसे बोले कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना कर रहा हूं। तो अकाउंट्स एक्चुअली बिजनेस की लैंग्वेज है। मेरे बिजनेस को समझना है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, या मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, मैं कहां खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, तो उससे क्या चीज सबसे अच्छे से उस चीज को एक्सप्रेस कर सकती है? अकाउंट्स। अकाउंट से ही आप बिजनेस की एक बेसिक लैंग्वेज समझ सकते हो कि बेसिक लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस क्या होती है। तो दैट कैन, मतलब वी कैन गेट इट फ्रॉम reading, or I can analyzing or summarizing all the books of accounts. Okay, so books of accounts, या अकाउंट्स की बात करूं तो अगर हम एक सिंपल भाषा में किसी को समझाएं कि यार अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स क्या होता है, सर कुछ भी नहीं, जो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, माल खरीद रहा हूं, माल बेच रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, खर्चे दे रहा हूं, उन सबकी जो रिकॉर्डिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। सिंपल भाषा में तो यही है ना। आज एक लेमेन को समझाओगे कि यार ये क्या है, तो सर ये हिसाब किताब है बिजनेस का, और क्या है? अकाउंट्स क्या है? बिजनेस का हिसाब किताब है, और बिजनेस की भाषा है सब। आज बिजनेस को समझना है तो एक्चुअली आपको क्या क्या रीड करने पड़ेंगे? तभी तो मुझे बताओ, कंपनी जब एक्विजिशन करती है, मर्जर्स करती है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया जाता है, या स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाती है, या बैंक कंपनीज को लोन देते हैं, तो बताओ क्या ऐसे देते हैं? अच्छा तुम्हारा नाम बहुत सुना है, लोन देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। आज आपको भी अगर लोन लेना है ना, तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब भी उसको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस एक्चुअली साउंड है भी या नहीं है। तो एग्जैक्टली इट्स ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझनी है, जिसको अब हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। आप सब लोगों को पता होगा बिजनेस क्या होता है। बिजनेस तो बहुत ही चीज है। क्या होता है बताओ, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस किसको बोलते हैं? मैं इसकी डेफिनेशन में लिखाऊंगा धंधा। वाह, हम इंग्लिश की क्लास में हैं और हम हिंदी मीनिंग सीख रहे हैं। बिजनेस क्या होता है? धंधा। अकाउंट्स क्या होता है? लेखांकन।
है ना। अबे मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ। धंधा होता है, बिजनेस, धंधे तो बहुत सारे होते हैं, है ना। मुझे बताओ एग्जैक्टली बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? हाँ जी सर। एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, एक्चुअली बहुत सिंपल भाषा में, मैं जो चाह रहा था वैसे ही आंसर आ गया। एनी सेट ऑफ एक्टिविटी विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। अब पता है बच्चे पहले बोलते थे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, एक दुकानदार है आजकल तो इंस्टाग्राम वाले उनसे कई गुना कमा रहे हैं। तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स करने वाला बिजनेस होता है। जो इंस्टाग्राम में नाचने वाला होता है वो कौन होता है? कौन होता है बताओ ना, कौन होता है? जो नाच नाच के ढुमके लगा लगा के 10-20 लाख फॉलोअर फॉलो करके फिर ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं, देखो मेरी लचकती कमर का इलाज है मूव। आप मुझे बताओ, ये जो ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, ये जो कमाई होती है, क्या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ये नहीं बोलते कि हम बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि चाहे आप सेलिंग ऑफ गुड्स या बाइंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम के थ्रू कमा रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से कमा रहे हो, चाहे आप पढ़ा के कमा रहे हो, चाहे आप सीएस की सर्विसेज देके कमा रहे हो, अल्टीमेटली इफ आई एम डूइंग एनी एक्टिविटी and the purpose of my activity is to earn profit, then I can say I am doing any business. मैं बिजनेस कर रहा हूं बिकॉज मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं। ठीक है, तो एनी सेट ऑफ एक्टिविटीज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट इज, आजकल हम देख ही सकते हैं ना कि यार कितने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस आ गए। लोग इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो दैट इज डन विद ए पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन प्रॉफिट, दैट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। पर सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोगों को पता होगा कि यार बिजनेस में हमेशा दो ही चीजें होती है, दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो पैसा आता है या पैसा, अरे मुझे बता, एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो पैसा आएगा। ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है बिजनेस के अंदर? या तो मैं पैसा आएगा या पैसा जाएगा। चलो मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, चाहे मैं कोचिंग का बिजनेस कर रहा हूं, चाहे मैं दुकान खोल रहा हूं, अल्टीमेटली कोई भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन में उठा लूं, कोई भी तरह का अगर मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन उठाता हूं, यहां पे दो चीजें होती है। एक होता है इनफ्लो ऑफ कैश और एक होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। आप मुझे बताओ इनफ्लो ऑफ कैश किन किन चीजों से हो सकता है? एक सिंपल भाषा में बात करें तो इनफ्लो ऑफ कैश किन किन चीजों से हो सकता है? आप क्या पैसा कैसे आ सकता है, एक बिजनेस से पैसा कैसे आ सकता है, मुझे उसका आंसर चाहिए। ऑनलाइन जैसे एक आंसर दे रहे हैं, इसे सेल करके आई कैन से रेवेन्यू। अब वो सेल हो या आप सर्विसेज दे रहे हो तो आपकी फीस आ रही है, या आप अगर इंस्टाग्राम से कमा रहे हो या आप यूट्यूब से कमा रहे हो तो जो आपको गूगल से पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली आई कैन से वन सोर्स ऑफ माई कैश इज, कैसा आता है बोलो ना, रेवेन्यू। पैसा आने का एक सोर्स क्या होता है? रेवेन्यू। अरे मुझे बताओ घर में पैसा कैसे आ रहा है? पापा कमा के ला रहे हैं। पापा क्या कमा के ला रहे हैं? रेवेन्यू। तो द वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, और बताओ मुझे और कैसे पैसा बिजनेस के अंदर आ सकता है? लोन लेके सर, लोन लेके आ सकता है, मार्केट से पैसा उधार लेके आ सकता है, डिबेंचर्स इश्यू करके आ सकता है। मतलब दूसरा सोर्स ऑफ कैश क्या हो सकता है एक बिजनेस के अंदर? लायबिलिटीज। और एक और सोर्स ऑफ कैश होता है बिजनेस में आने का, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज में आ गया ना, बैंक रेंट इनकम में आ गया, रेवेन्यू में आ गया। If I am earning a rent, then it is also part of my revenue. So third business, हाँ क्या? Assets, wow, assets खरीदते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? पहले बताओ इनफ्लो ऑफ कैश में आएगा कि आउटफ्लो में आएगा? If I am buying an asset, then whether it's inflow of cash or outflow of cash. अरे खुद खरीदो, फोन खरीदा मैंने आईफोन, तो क्या पैसा आएगा कि जाएगा? अरे मम्मी मैंने फोन खरीद के लाया, देखो 50,000 मिले, फोन खरीदूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे कि आएंगे? देने पड़ेंगे। तो बेटा असेट्स इनफ्लो ऑफ कैश में आएगा कि आउटफ्लो ऑफ कैश में आएगा? सर असेट से रेवेन्यू जनरेट होता है तो रेवेन्यू में आ गया ना।
सर असेट से मेरे को इनकम मिलती तो वो तो रेवेन्यू में आएगी ना। रेवेन्यू मींस इनकम बाइंग सेलिंग से आए, असेट से आए, किसी भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आपको इनकम अर्न करी उसको हम रेवेन्यू मानते हैं। तो रेवेन्यू तो आ ही गया, लायबिलिटीज भी आ गया। अरे एक सोर्स ऑफ कैश और है, क्या? कैपिटल। बिल्कुल सही बात है भैया। आप या तो मार्केट से पैसा उधार लोगे, ये भी तो हो सकता है कि पैसा ओनर खुद लगाए। मतलब एक और सोर्स ऑफ कैश आपका बन सकता है, एक और इनफ्लो ऑफ कैश आपका बन सकता है, और वो क्या होता है? कैपिटल। मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास अगर हम इनफ्लो ऑफ कैश की बात करें तो वी हैव थ्री सोर्सेज ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश। फर्स्ट सोर्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, सेकेंड सोर्स इज कॉल्ड लायबिलिटीज, एंड थर्ड सोर्स इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, टेल मी, आउटफ्लो ऑफ कैश के दो सोर्स बन सकते हैं जहां आपका पैसा जाए। पहला तो अभी आंसर आया, असेट्स। एक और क्या है? एक्सपेंडिचर। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोला। अगला खर्चा बन सकता, अगला आउटफ्लो कैश बन सकता है एक्सपेंडिचर। मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस में ये 5 ही ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। या तो मैं पैसा कमाऊंगा, या मैं पैसा उड़ाऊंगा, या तो मैं पैसा लाऊंगा, या मैं पैसा लगाऊंगा। नहीं आ रही बात समझ में? कमाई, उड़ाई, कमाऊंगा, उड़ाऊंगा, लाऊंगा, लगाऊंगा। लाऊंगा भी दो सोर्स से, या तो अपनी जेब से लाऊंगा या लोगों की जेब काट के लाऊंगा। अल्टीमेटली लाऊंगा। अगर लोगों की जेब काट के लाऊंगा तो लायबिलिटी, और अपनी जेब से लाऊंगा तो कैपिटल। कमा के लाऊंगा तो, और खर्च करूंगा तो, और अगर कुछ लगाऊंगा तो असेट्स। मतलब सर अल्टीमेटली इन 5 ही चीजों की रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट्स के अंदर। अगर हम इसके अंदर टुकड़े करने जाएंगे तो आप बोलोगे सर ये प्राइमरी बुक्स होती है, सेकेंडरी बुक्स होती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर्स बनते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बताते होते हैं। मैं बता दूं सारी चीजें रिवॉल्व इन 5 चीजों के आगे पीछे ही करेगी। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो कमाऊंगा या लगाऊंगा। बस इन्हीं चीजों की रिकॉर्डिंग हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले इन 5 चीजों के बारे में डिस्कस करना चालू करना पड़ेगा। सर ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो कॉमर्स की पहली क्लास जैसा फील हो रहा है हमको। तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं पढ़ाऊंगा एकदम आपको बेसिक के साथ, पर आपको फील नहीं होगा कि आप 11वीं में हो, क्योंकि हम लेवल को यहां ले चलेंगे। आपका 11वीं में 11th में जो लेवल था ना, वो ये था, हम इस लेवल को यहां ले जाएंगे। और मैं आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर कर दूंगा जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला सवाल आता है, सर किसे हम असेट्स मानेंगे और किसे हम एक्सपेंस मानेंगे? अरे वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड एक्सपेंसेस? अब मुझे आपसे आंसर चाहिए। सर पहले तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स। चलो ठीक है, मीनिंग की बात करते हैं। सर मीनिंग मत पूछा करो, आप तो एग्जाम्पल लो। चलो मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूं। आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी ताकि वो अगले 1 या 2 साल तक हमारे यहां पे अच्छे से सर्विसेज दे सके। आपने पहले महीने में एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग पे भेज दिया। ये जो खर्च आपने किया है, वेदर इट इज एन एसेट और एक्सपेंस? एसेट और एक्सपेंस? असेट। असेट। ट्रेनिंग कॉस्ट जो हमने एम्प्लॉय के ऊपर खर्च की है, दैट इज एन असेट। ओके। अच्छा, मैंने एक एडवर्टीजमेंट किया है जिससे मेरा ब्रांड बनेगा, और वो एडवर्टीजमेंट मुझे अगले 2-3 साल तक बेनिफिट देने वाला है। अगले 2-3, ऑफकोर्स कोई भी एडवर्टीजमेंट मैं आज करूंगा तो उसका बेनिफिट आज के लिए रहेगा कि लंबे समय तक रहेगा? तो क्या है ये? असेट। गलत है, दोनों ही एक्सपेंडिचर है, दोनों ही एक्सपेंडिचर है। अच्छा, मैंने एक मशीन खरीदी, अरे हाँ ये असेट है। तो भैया क्यों असेट है मशीन, और क्यों एडवर्टीजमेंट असेट नहीं है? अच्छा लॉन्ग टर्म है, तो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट भी तो लॉन्ग टर्म हो सकता है। एडवर्टीजमेंट में दे रहा हूं तो वो भी तो 2-3 साल तक बेनिफिट देगा। अपन 2-3 साल को शॉर्ट टर्म मानते हैं कि लॉन्ग टर्म मानते हैं? शॉर्ट टर्म। अच्छा 2-3 साल शॉर्ट टर्म होते हैं, 20-25 साल लॉन्ग टर्म होते हैं।
तो फिर तो कंप्यूटर क्या होगा, एक्सपेंस, क्योंकि कंप्यूटर तो 2-3 साल में चेंज करना पड़ता है, क्या एसेट होता है? मुझे तो कंप्यूटर क्या होता है, एक्सपेंस क्या एसेट? अभी तो मैडम किसी ने बोला कि शॉर्ट टर्म होता है कंप्यूटर, 2-3 साल शॉर्ट टर्म होते हैं, तो हमारा कंप्यूटर तो 2-3 साल चलता है, तो फिर तो एक्सपेंस में आना चाहिए, एसेट में आना ही नहीं चाहिए। सर आप है ना बहुत मजे ले रहे हो हमारे, बहुत मजे ले रहे हो आप हमारे, आप हमको पूरी तरह से कंफ्यूज ही कर दो और हम फ्रस्ट्रेट हो जाए। एक्चुअली मैं इसलिए मजे ले रहा हूं ताकि मैं आपको इसको एक इशू की तरह बना सकूं कि एक प्रॉब्लम है, आप लोग इस लेवल पे आके भी बताना मत ये बात, सीएस एग्जीक्यूटिव पे भी आके भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज एसेट है और क्या चीज, ये बात हमारे कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम को एक वो लगेगा कि यार 11th से जो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है उसको यही नहीं पता क्या एसेट है और क्या एक्सपेंस है। पर एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, 11th में इतने अच्छे से चीज नहीं बताई जाती है। मैं आपको बता दूं एसेट या एक्सपेंस कैसे होगा, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज एसेट तब बनेगी जब एक लाइन तो सब लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, उससे क्या मिले, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये तो हम सब बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज एसेट कब बनती है, जब उससे क्या मिले, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये तो आप लोगों ने भी सोच के ही बोला होगा कि अगर कोई चीज से मुझे फ्यूचर में फायदा हो रहा है तो मैं उसे क्या मानता हूं, एसेट। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके साथ एक कंडीशन और है। आपको पता है एडवर्टीजमेंट या एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग एसेट क्यों नहीं है? मेरा एक दोस्त है, वो नए नए रिलेशनशिप में आया और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले गया, मतलब 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले गया, अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाई। तो मैंने उसको बोला भाई तू क्या पागलपने कर रहा है, इतना पैसा क्यों उड़ा रहा है? तो बोल रहा है भाई ये खर्चा नहीं है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, आज मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा। ये सोच के उसने आज क्या किया, इन्वेस्टमेंट, और इसे खर्चा ना मान के क्या माना, वो बंदी 1 महीने के अंदर छोड़ के चली गई। अब बताओ वो इन्वेस्टमेंट निकला कि एक्सपेंस निकला? प्रॉब्लम ये है कि एसेट के साथ एक चीज और जरूरी है और वो है विच इज कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज। मैं किसी भी चीज को एसेट तब मानूंगा जब मैंने किसी चीज कोई खर्च किया, कोई अमाउंट पे किया, कोई पैसा लगाया और उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे। पर अल्टीमेटली एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे कंट्रोल में है, मतलब मैं उस चीज को PRES कर सकता हूं। प्रेस पर डबल एस वाला नहीं, कौन सा वाला, एस। और एस मतलब क्या, PRES मतलब क्या, मैं उस चीज को परचेज, रेंट, एक्सचेंज, सेल, इनमें से कोई एक चीज कर सकता हूं। अगर मैं इनमें से कुछ भी एक चीज नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा उस चीज पे कंट्रोल ही नहीं है, और अगर मेरा उस चीज पे कंट्रोल ही नहीं है तो मैं एसेट मान ही नहीं सकता। मैंने बताया ट्रेनिंग को एसेट क्यों नहीं माना, क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो मेरी तो दी हुई सारी ट्रेनिंग चली जाएगी ना। तो क्या मैं एम्प्लॉयज को बोलूंगा अच्छा मैं तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूं और 6 महीने बाद तुमको किसी और को बेच दूंगा? एम्प्लॉय बोलेगा पागल वागल हो गया क्या, मेरे को किसको बेच देगा, मैं कोई तरह स्लेव थोड़ी हूं जो बिक जाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो नौकरी करूंगा, नहीं होगी तो। मतलब आज जो आप एम्प्लॉय के ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो, आप उसको ट्रेन करके बेच नहीं सकते, और वो कहीं छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ के भी जा सकता है। तो फिर आपका उस एम्प्लॉय पे कंट्रोल कहां रहा? और जब आपका उस एम्प्लॉय पे कंट्रोल नहीं रहा, इसका मतलब वो चीज आपने खर्च तो की, उससे बेनिफिट भी मिलेंगे, पर वो बेनिफिट आपके कंट्रोल में हो सकता है मिले, हो सकता है, तो मैं उसे कभी एसेट नहीं मानूंगा, मैं उसे हमेशा क्या ट्रीट करूंगा, एक्सपेंस ट्रीट करूंगा। सर एडवर्टीजमेंट किया पर गारंटी थोड़ी उससे कस्टमर आएगा ही आएगा।
इसका मतलब वो चीज भी अल्टीमेटली मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसे एसेट नहीं मान सकता, मुझे उसको क्या मानना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा। सर तो हमने तो 11th-12th में कहीं पे पढ़ा था कि जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं उसको कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, वो 11वीं-12वीं के लिए ठीक था, यहां नहीं है। As per the accounting standard, anything can be asset only if it is giving the future benefits and it is controlled by the enterprises. If you are not able to control that particular thing, then that is not your asset. पहले बोलते हैं ना बचपन में माँ बाप के लिए, कि माँ बाप के लिए बच्चे असेट होते हैं, अब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 18 के बाद उनका कोई कंट्रोल बचा ही नहीं है। पहले फिर भी ये था कि बाप की बात, माँ की बात माननी पड़ जाती थी, पापा ने कुछ बोला है तो बेटे को मानना ये उसका कर्तव्य है। आजकल बोलता है 18 के हो गए, अब हमारा देख लेंगे। फैक्ट है, फैक्ट है। मतलब अब माँ बाप के लिए बच्चे एक्सपेंस हो गए, असेट नहीं है। अरे और इसे क्या देख रहे हो, ऐसे थोड़ी है सर, हम तो मानेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जो जनरेशन का फ्लो चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी आप 18 के हो, अभी आप थोड़े बाहर आए हो, 2-3 साल कमाने वाने लग जाओगे, उसके बाद लगेगा ऐसे कैसे मॉम डैड मेरे को कहीं घूमने जाने से रोक सकते हैं, मेरे को जाना है तो जाऊंगा। मतलब आप कंट्रोल के बाहर जा चुके हो, अब आप उनके लिए एसेट नहीं बचे, अब आप उनके लिए क्या हो गए हो, एक्सपेंस हो गए हो। 18 तक एसेट होती है, 18 के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं। अगर 18 के बाद और माँ बाप उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो माँ बाप को बुक्स में राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकते हैं, पर उस बात का कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो अगर कोई चीज आप खर्च कर रहे हो और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल रहा है, पर साथ में वो आपके कंट्रोल में है कि आपको बेनिफिट कैसे और कहां चाहिए और कब चाहिए। सर मैं उसको सेल कर सकता हूं, मैं उसको रेंट पे दे सकता हूं, मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूं, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू मेरे कंट्रोल में रहेगी बाद में जाके। मैं एक डिजाइन बना रहा हूं, एक पेटेंट लिया है, वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि इस पेटेंट को मैं किसी और को यूज करने के लिए दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगी, रॉयल्टी, एक तरह से रेंट मिलेगा, वो मेरे कंट्रोल में है। लेकिन एम्प्लॉय को थोड़ी मैं किसी और को यूज करने के लिए दे सकता हूं, और अगर मैं एम्प्लॉय को कहीं और यूज करने के लिए नहीं दे सकता, मतलब वो एम्प्लॉय मेरे कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए एम्प्लॉय के ऊपर दिया हुआ है कोई भी खर्च हम कभी असेट नहीं मानते, हमेशा हम उसको कहां ले जाते हैं, P&L में ले जाते हैं। जबकि देखा जाए तो ट्रेनिंग कॉस्ट तो असेट होनी चाहिए, क्योंकि आज ट्रेनिंग दूंगा तो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मुझे अगले 4-5 साल तक मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए हम ट्रेनिंग कॉस्ट को हमेशा कहां ले जाते हैं, P&L में राइट ऑफ करते हैं, कभी भी उससे बैलेंस शीट में एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये सवाल आपने आज से पहले कभी नहीं पूछा किसी से कि सर एम्प्लॉइज ट्रेनिंग को हम P&L में क्यों डालते हैं, एसेट में क्यों नहीं डालते हैं, उसका तो एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है। नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए मेरा एक चीज आप आदत डालो यार प्लीज, मजा तभी आएगा। वाई आना चाहिए सबसे पहले, हाउ के पहले क्या आना चाहिए, वाई। क्यों? फिर बोलेंगे कैसे। हम कैसे की बात ही क्यों करें, पहले हम बने करना क्यों है, क्यों करूं, अच्छा इसलिए कर, अच्छा ठीक है अब बताओ कैसे, पर पहले हमको ये आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल क्रिएट होगा प्रेस से। प्रेस मतलब इधर आई कैन परचेज, सेल, एक्सचेंज, रेंट, या इसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन, मतलब कंट्रोल से आप समझ लो कि मैं उसको रेंट पे दे सकता हूं, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं, मैं उसको खरीद सकता हूं, मैं उसको बेच सकता हूं, मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूं, तो वो चीज फिर मैं कंट्रोल में मानता हूं। अदरवाइज वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसके ऊपर किया भी कोई भी खर्च इन्वेस्टमेंट है कि एक्सपेंस है। तो आज के बाद कभी दोस्त आपको बोले कि यार मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो उसको बोलना भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट नहीं है, खर्चा है, क्योंकि बंदी चली जाएगी और तेरी एसेट जीरो हो जाएगी, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आ रही है बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले बताओ इसमें सर, हाँ एक बहुत अच्छा डाउट आया ऑनलाइन नेहा का, सर कुछ एम्प्लॉइज के पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट किया है और उनको ट्रेनिंग दी है तो उसको एसेट एक्सपेंस मानते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसको अपन एक्सपेंस मानेंगे। और कोई सवाल है? हाँ इसमें एक सवाल आना चाहिए था, आया नहीं। सर वो कंपनीज एक काम करती ना, कंपनीज है ना, वो कंपनीज वो बॉन्ड भरवाती है सर कि आपको कम से कम 2 साल जॉब करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपसे 50 लाख रुपए की पेनल्टी ले लेंगे। सुना ऐसा कुछ बॉन्ड? मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप बॉन्ड भरवा ही नहीं सकते।
कोई भी बॉन्ड वैलिड ही नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. देयर इज ए राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट. आपको रोजगार का अधिकार है और रोजगार के अधिकार के खिलाफ अगर कोई बॉन्ड भरवा भी रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट में वैलिड नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पे क्लियर जजमेंट दिया है कि अगर आपने किसी वर्कर को ट्रेनिंग भी दी है और आप उसको 2 साल का बॉन्ड भरवा रहे हो तो आप उससे अनडिसेंड पैसा चार्ज नहीं कर सकते. आप पता है सिर्फ उससे कितना पैसा ले सकते हो? जितना पैसा आपने इनिशियली उसकी ट्रेनिंग में खर्च किया था, दैट्स इट. आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा मैंने तेरे को 1 साल तक ट्रेनिंग दी और उसके बाद कराया तो एक काम कर, तू मेरे को 50 लाख रुपए दे दे क्योंकि तेरे जाने से मेरे को बहुत नुकसान होगा. आप नहीं ले सकते. आपने कितने पैसे उसकी ट्रेनिंग में खर्च किए? सर हमने हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार उसकी ट्रेनिंग कराई थी, बाकी तो हमारे यहाँ काम ही कर रहा था ना. तो ट्रेनिंग पे जो छोटा मोटा नॉमिनल एक्सपेंस आपने खर्च किए सिर्फ आप उतना मांग सकते हो, वो भी बहुत जल्दी छोड़ के चला गया. तो अगर आपने ट्रेनिंग का पैसा उससे 1-1.5 साल के एम्प्लॉयमेंट में वसूल लिया है तो वो भी नहीं मांग सकते आप, भले कितने का लाख का ही बॉन्ड भरवा दिया आपको. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर कि लाखों रुपए का बॉन्ड भरवा दो, कोई वैलिड नहीं है. आप एम्प्लॉइज को जाने से नहीं रोक सकते क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब सर जो ट्रेनिंग या जो भी हम खर्च एम्प्लॉय के ऊपर कर रहे हैं वो मेरी एसेट बने, इस बात का कोई कंट्रोल मेरे पास है ही नहीं. और जब कंट्रोल नहीं है तो मैं उसे कभी एसेट मानूंगा ही नहीं, उसे मैं हमेशा क्या मानूंगा? एक्सपेंस मानूंगा. जी मेरे लिए तो वो शेयर कैपिटल है. बिजनेस के एंगल से एम्प्लॉय को मैंने ईसॉप इशू किया तो मैंने कंपनी को क्या दिया? शेयर कैपिटल एक तरफ से तो, लेकिन दूसरी तरफ से मैं उसको एक्सपेंस ही मानूंगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैंने उसको इक्विटी शेयर्स भी दिए हैं तो मैंने जो कैपिटल रेस करके इक्विटी शेयर मतलब उसको इक्विटी शेयर दिए, ये तो मेरा हो गया देना कि मैंने उसको कैश की जगह इक्विटी शेयर दिया, लेकिन दिया तो सैलरी के अगेंस्ट में ना, तो उसे मैं क्या मानूंगा? एक्सपेंस ही मानूंगा. सर पर ईसॉप में भी तो वेस्टेड पीरियड होता है कि 1 साल 1.5 साल तक आपको यहां पे रुकना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा. एक्चुअली वो सैलरी के अगेंस्ट में दिए गए ईसॉप में नहीं होता है, सैलरी के ऊपर दिए हुए ईसॉप में होता है. मतलब जो सैलरी है और जो खर्चा आप उसके ऊपर कर रहे हो वो तो आपको उसको इन एनी केस देना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि सैलरी में वेस्टेड पीरियड डाल दो कि सैलरी के बदले में शेयर दे रहा हूं और वो आपको 2-3 साल तक रखने पड़ेंगे. वो कब होता है? आपने सैलरी दे दी, उसके ऊपर आप उसको बोनस के फॉर्म में ईसॉप दे रहे हो. सैलरी के अगेंस्ट में दिए गए शेयर में आप टाइम पीरियड नहीं लगा सकते कि 3 साल 4 साल आपको मिनिमम रुकना पड़ेगा उसके बाद ही वो शेयर मिलेंगे. नहीं, क्योंकि सैलरी तो उसका अधिकार है, आपको वो पैसा तो इन एनी केस आपको देना ही पड़ेगा. तो वो चीज आप कभी भी असेट नहीं मान सकते, वो फिर भी क्या रहेगा? आपका एक्सपेंस ही रहेगा. आ रही है बात समझ में? आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्या चीज असेट है. सर हर वो चीज जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे ही रही है, साथ में जो कि एंटरप्राइज कंट्रोल कर सकता है, रेंट कर सकता है, परचेज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, सेल कर सकता है, उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं? असेट्स बोलेंगे. क्लियर है? अब बताओ मुझे, एडवर्टीजमेंट असेट हुआ कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ. ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. अच्छा मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट किया, असेट की एक्सपेंस? क्यों असेट है? सर आई कैन सेल इट इन द फ्यूचर, मैं उसको सेल कर सकता हूं, उससे मुझे इनकम तो आएगी, पर मैं जिस दिन चाहे उस दिन इन शेयर्स को बेच भी सकता हूं. तो मेरे लिए बताओ वो असेट हो गया कि एक्सपेंस हो गया? असेट हो गया. तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मी, इज एन असेट. इट इज नॉट कंट्रोल, हाथ से निकल गया, मेरे हाथ में नहीं है, तो आप उसको खर्चा मान लो, अभी असेट नहीं बनेगा, ये आपका एक्सपेंस बनेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही बढ़िया. नेवर इन्वेस्ट योर, ठीक है, वो अश्वित बोला नेवर इन्वेस्ट योर सेल्फ टू एनीवन. वाह, ये वही किस्मत का मारा, ब्रेकअप का मारा लड़का है जो बोल रहा है कि अपना इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए कभी मत करो, करो तो अपने खुद के लिए करो. वाह क्या बात है. चले, ऐसे ज्ञानवर्धी बातें हैं. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे. एक्सपेंस को लेके क्या बोलेंगे यार? चलो मेरे को लगता है अब एक्सपेंस तो आप इजीली बता दोगे. क्या एक्सपेंस होगा? सर या तो जिसका आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा हो, मतलब पहली बात तो इस खर्च से आपको फ्यूचर नहीं आज ही बेनिफिट मिलेगा. जैसे मैंने रेंट पे किया कोई प्रीमाइसेस का, तो वो किराया इस महीने के लिए कि अगले 5 साल के लिए? इस महीने के लिए, तो उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म नहीं मिलने वाला है, उसका बेनिफिट तो शॉर्ट टर्म है, तो वो भी एक्सपेंस होगा. और क्या एक्सपेंस होगा आपके हिसाब से? सर जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो पर हम उसे कंट्रोल
ना कर पाए उसे भी हम क्या मानेंगे, एक्सपेंस। मतलब सर हमने तो ये पढ़ा था कि जिसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है वो एक्सपेंस होता है और जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है वो असेट होता है। अब मैं आपको एक्सपेंस की डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं, जिसका इमीडिएट बेनिफिट होता है वो तो एक्सपेंस होता ही है, ऐसा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिसे आप कंट्रोल, उसे भी हम क्या मानेंगे, एक्सपेंस ही मानेंगे। तो अगर किसी का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, and which cannot be controlled by the enterprises, it is also treated as an expense, not asset। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? क्लियर है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज असेट एंड व्हाट इज एन एक्सपेंस? किसी को कोई डाउट है तो सबसे पहले आप इसके बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज हम नीचे लाइबिलिटीज और रेवेन्यू और कैपिटल की बात करना चालू करेंगे कि इनफ्लो ऑफ कैश में कौन कौन से खर्चे हैं या क्या क्या चीजें हैं जिसको हम हमारी बुक्स में लेते हैं। आई थिंक ऑनलाइन वालों के सारे डाउट सॉल्व हो गए हैं। किसी का और कोई डाउट है क्या? असेट, एक्सपेंस, फर्नीचर, ब्ला 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 हो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सब कुछ समझ में, बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं मुद्दे पे और चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है सर, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड रेवेन्यू। चलो आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। बहुत इजी है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही इजी है। एनी, जितना ही पैसा आ रहा है, आई कैन से एनी काइंड ऑफ इनकम और अर्निंग फ्रॉम एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। पर इसमें एक समझने वाली बात है, हम ये बोलते हैं जितना ही पैसा आ रहा है, कई बार आपके रेवेन्यूज नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो रेवेन्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम लॉसेस इनकर करते हैं तो ये रेवेन्यू हमारा पॉजिटिव हो जाता है कि नेगेटिव हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो रेवेन्यू में भी पॉजिटिव, रेवेन्यू में भी नेगेटिव। तो सबसे पहले लिखिएगा एनी काइंड ऑफ इनकम, अर्निंग्स, और ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव या नेगेटिव, arising out of ordinary course of business activities treated as revenue। कोई भी इनकम, चाहे कोई अर्निंग हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अगर वो मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अराइज हो रही है तो उसे भी मैं रेवेन्यू मानता हूं। ऑफ कोर्स दैट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। मतलब एक पैसा जो सोर्स का होता है वो होता है सर कमाई करके मैं कोई चीज पैसा लेके आया, ठीक है। बहुत इजी है मेरे हिसाब से, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट को हिलाऊंगा भी नहीं, जो आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल सही है। कहीं लगेगा तो आगे जाके समझेंगे कि और कुछ अलग है, अदरवाइज वही है जो हम लोगों ने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगला कैपिटल भी बहुत इजी है, क्योंकि सबसे ज्यादा और अच्छा डिस्कशन होने वाला है लायबिलिटीज पे। पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। चलो बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? बिजनेस के शुरू में, ऐसा जरूरी नहीं बिजनेस के शुरू में, वर्ड गलत बोल दिया आपने। बिजनेस के शुरू में आपको पता है एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और तो इसका मतलब ये कंपनीज तो कैपिटल बाद में भी इशू करती है। तो ये बोलना तो हो ही नहीं सकता ना कि जो बिजनेस के शुरू में आए वो कैपिटल, ये तो रॉन्ग हो गया। क्या बोलेंगे सही? ओनर जब कोई पैसा बिजनेस में लेके आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। एनी कैश और एनी मनी ब्रॉट बाय द ओनर्स इन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। चाहे वो आज लगाऊं, लॉस खा खा के बाद में लगाऊं, अल्टीमेटली मैं मार्केट में मैं पैसा लेके आ रहा हूं। और पैसा कौन लेके आ रहा है मार्केट से? ओनर अपनी लाइबिलिटी पे लेके आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली ओनर का पैसा है। ओनर अपना पैसा बिजनेस में लेके आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो प्रोप्राइटर हो। अगर प्रोप्राइटर है तो वो एक प्रोप्राइटरशिप कैपिटल कहलाती है, पार्टनर्स है तो वो पार्टनर कैपिटल कहलाती है, और अगर कोई कंपनी कर रही है तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाती है। आ रही है बात समझ में? मतलब कैपिटल के लिए तो बहुत ही सिंपल है, मनी brought by owners, और
और काइंड, मनी मतलब मनी और एनीथिंग इन काइंड, नॉट ओनली मनी, एनीथिंग इन काइंड। इफ आई एम ब्रिंगिंग, क्या पार्टनर शेयर में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म में कि ये पार्टनर असेट लेके आ गया, तो हम अल्टीमेटली उसके कैपिटल अकाउंट को तो क्रिएट करते हैं। तो अगर कोई पार्टनर असेट भी लेके आता है तो अल्टीमेटली उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो मनी मतलब मनी और इन एनी फॉर्म, तो काइंड भी आ जाएगा। मनी या काइंड ब्रॉट बाय ओनर इन बिजनेस इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटल। कोई मनी लाया, कुछ भी चीज काइंड में लेके आए, अगर वो लेके आ रहा है तो वो चीज हम कैपिटल मानते हैं। ये तो बहुत सिंपल है सर। ओनर्स फंड भी बोलते हैं हम इसको, कैपिटल को जनरली हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड भी बोलते हैं हम इस चीज को। तो इट्स एन ओनर फंड्स। ओके, मैं इस पर डिस्कशन इतना करने नहीं चाह रहा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सही है जो बताया हुआ है, और जो आपको पता है वो भी बिल्कुल सही है। जो पैसा कैपिटल लेके आता है, ओनर अपनी जेब से लगाता है, उसे हम कैपिटल मानते हैं। सबसे शानदार डिस्कशन इसमें अब होने वाला है लायबिलिटीज पे। बिजनेस पता है इसी को छुपाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि लायबिलिटीज बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती है, और हर बैलेंस शीट यही चाहता है कि वो लायबिलिटी को जितना दबा पाए उतना दबा दे, ताकि उसकी बैलेंस शीट उतनी ही स्ट्रांग दिखे। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली किसे लायबिलिटी माना जाएगा। ओके, अब हम लोग कई बार सुनते हैं कि यार कंपनी कोर्ट केस हार गई और कंपनी के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग गई, या इनके ऊपर 10,000 करोड़ की पेनल्टी लग गई। तो हम लोग कई बार सोचते हैं एज ए अकाउंट स्टूडेंट, क्या इन्होंने इसका प्रोविजन बुक किया था, क्या इसको ऑलरेडी लायबिलिटी माना हुआ था, क्या ये कंपनी की लायबिलिटी है, क्या ये कंपनी की कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी सुना होगा। व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू यू? आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन, एक वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है? ऑब्लिगेशन। ऑफ कोर्स एक ऑब्लिगेशन को हम हमेशा लायबिलिटी मानते हैं। अगर वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है तो हम उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मान लेते हैं, और वो करंट इमीडिएट ऑब्लिगेशन है तो हम उसको शॉर्ट टर्म मान लेते हैं। वहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये कैसे डिसाइड करूं कि वो ऑब्लिगेशन मेरी लायबिलिटी बनी गया, वो ऑब्लिगेशन मेरी लायबिलिटी है ही, ये मैं कैसे डिसाइड करूं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, लायबिलिटी को मेजर करने के लिए 2 फैक्टर का यूज होता है। मैं उसे लायबिलिटी मानूं या नहीं मानूं, 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। मतलब एक लायबिलिटी को लायबिलिटी होने के लिए 2 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। एक टेस्ट होता है चांसेस ऑफ अकरेंस, और दूसरा टेस्ट होता है मेजरमेंट। ये कभी नाम सुना है इसके पहले? लायबिलिटीज में कभी पढ़ा है चांसेस ऑफ अकरेंस और मेजरमेंट, कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? चलो, आपको क्या लग रहा है इसको पढ़ के और इसको पढ़ के कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा होगा? कोई बताना चाहेगा? चांसेस ऑफ अकरेंस मतलब ये हो भी सकता है, और देखो जो चीज श्योर हो गई उसको लेके तो प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो आपकी लायबिलिटी है ही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। कंपनी उसको छुपा भी नहीं पाएगी। अगर मैं कोर्ट केस हार चुका हूं, मुझे पैसे देने हैं, तो वो तो मेरी लायबिलिटी है ही, उसको लेके प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो अभी कोर्ट केस चल रहा है और मेरे पे 5,000 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, अब मैं उसे बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी मानूं या न मानूं? दैट इज ए क्वेश्चन। और इसीलिए हमें 2 चीजों का मेजरमेंट करना पड़ता है। एक होता है चांसेस ऑफ अकरेंस और दूसरा होता है मेजरमेंट। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये जो अकरेंस है इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। या तो ये जो आने वाला है ये मेरा रिमोट ऑब्लिगेशन बनेगा, या फिर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, या फिर ये प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है, या फिर ये मेरा अभी एक्चुअल ऑब्लिगेशन है। मतलब किसी भी चीज के होने के चांसेस की 4 चीजें हो सकती है। या तो रिमोट है,
या पॉसिबल है, या प्रोबेबल है, या एक्चुअल है। चलो लेट्स सी वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया बंदी ने आपको इंस्टाग्राम पे हे लिख दिया, हाय देयर। जनरली ये काम लड़के करते हैं, पर एक लड़की ने आपको हाय देयर लिख दिया, ठीक। अब मुझे बताओ, या तो ये हो सकता है कि ये मेरे को फंसाया जा रहा है, स्कैम है, किसी दोस्त ने फेक अकाउंट बना के, ये आपको पता है, आपको भरोसा ही नहीं है कि ये बंदी मेरे को हाय भी बोल सकती है। सबको अपनी पता होते है ना कि कहां है अपन, है ना। भरोसा है कि ये बंदी मेरे को हाय बोल ही नहीं सकती है, ये तो किसी ने मजे लिए, मेरा चांस ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि होने का रिमोट चांसेस है, मतलब इस बात के होने के चांसेस लगभग न के बराबर है। अगर मैं अकाउंट से बोलूं तो इसे 5% से कम चांस को न के बराबर चांस मानते हैं। मतलब 95% चांस तो ये है कि ये हो ही नहीं सकता। मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ सकती है। मैंने जाके वकील से पूछा कि यार क्या लगता है वकील साहब, जीतेंगे कि हारेंगे? अरे सर 100% जीतेंगे, वो जो बंदे ने केस लगाया है वो बिल्कुल फर्जी है, मैं आपको 100% जितवा के लाऊंगा। बन ही नहीं सकता, देखो पुराने केस लॉज है, वो सब अपने फेवर में, अपन हार ही नहीं सकते। तो बताओ मेरे लिए ये लाइबिलिटी आने का ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, प्रोबेबल है, एक्चुअली है, रिमोट है? रिमोट है। मतलब मुझे पता है कि मेरे को लाइबिलिटी आएगी नहीं, क्योंकि वकील साहब ने बोल दिया है कि जब 100% केस हम जीतेंगे। ये देखो 10 केस पहले भी इस तरह के लड़े जा चुके हैं और सब में डिसीजन अपने ही फेवर में आया है। तो अब मुझे बताओ, किसी ने मेरे ऊपर केस ठोक भी दिया और कोर्ट केस कर भी दिया, तो मुझे पता है कि मेरी कोई लाइबिलिटी यहां पे बनने वाली नहीं है। तो मैं बोलूंगा मेरा बताओ कौन सा ऑब्लिगेशन है? कौन सा ऑब्लिगेशन है? रिमोट ऑब्लिगेशन है। सर तो हमने तो कहीं पढ़ा था कि इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी मानते हैं। एक मिनट, आप मुझे बताना, अगर किसी बंदी ने आपको हाय बोल दिया क्लास की, और बड़ी मतलब सबसे बढ़िया बंदी क्लास की, उसने आपको हाय बोल दिया, और आप घटिया से घटिया हो क्लास के, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल, आप अपने सारे दोस्तों को जाके बताओगे कि उस बंदी ने हाय बोल दिया, हाय बोल दिया, हाय बोल दिया, कि चुपचाप रहोगे? आपको पता है कि ये 100% चांस है कि क्या है, स्कैम है। अगर आसपास वालों को बता भी दे तो अल्टीमेटली इज्जत किसकी खराब होनी है? अपनी होनी है। मतलब ऐसे ऑब्लिगेशन का कोई डिस्क्लोजर भी नहीं जाता है। मतलब ना तो मैं इसके बारे में बैलेंस शीट में बताऊंगा, ना मैं बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में बताऊंगा, मैं इसके बारे में चुप रहूंगा और भगवान से प्रे करूंगा कि काश ये सही निकल जाए। बाकी मुझे पता है कि ये चीज होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इज्जत खराब नहीं करनी है तो क्या रहो, चुप रहो, क्योंकि पता है किसी ने स्कैम किया है। मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर आपके उस होने के चांसेस रिमोट ऑब्लिगेशन में आते हैं तो ना तो आप उसको कंटिंजेंट मानोगे, ना आप उसको फुटनोट में लिखोगे, ना आप उसको किसी नोट्स में लिखोगे, ना आप उसको बैलेंस शीट में दिखाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब ये चीज एक्चुअली आपकी लाइबिलिटी है ही नहीं, ना कंटिंजेंट है ना रियल है। तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी बहुत सारी, फिर तो बिल्कुल करेंगे, और ये सारी डिस्कशन करेंगे हम मंडे को, क्योंकि आज का क्लास का हमारा टाइमिंग हो गया है पूरा खत्म। तो बताओ आपको असेट्स और एक्सपेंसेस समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। रेवेन्यू और कैपिटल में कोई दम वाली बात नहीं, दम वाली बात सिर्फ एक ही चीज में बच रही है, लाइबिलिटीज, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें निकल के आ रही है। तो हम एग्जैक्टली समझेंगे किसे बिजनेस अपनी लाइबिलिटी मानता है और किसे बिजनेस अपनी लाइबिलिटी नहीं मानता है। मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू गाइस।